हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज मैं आपको 12th क्लास के मैथ्स के फाइनल पेपर का सेट बी का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। सेट ए का सॉल्यूशन मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मेरे लेक्चर से अगर पूरा साल में आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करें और ताकि उनको भी अपनी तैयारी में इन लेक्चर से हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पर तो आपकी वही इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहेंगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया देयर आर 4 सेक्शंस ABCD। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस 1 मार्क के, ये आपके आ जाते हैं 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस 4 मार्क्स एंड सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा सेक्शन ये स्टार्ट होता है जो कि शुरू में हिंदी में है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही सेट ए में भी था। चारों सेट आप रिवाइज करें, अगर आपके पास टाइम हो तो आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। ए सेट है R-4, यानी ए में सारे रियल नंबर है 4 को छोड़कर, बी में सारे रियल नंबर है 1 को छोड़कर, और एफ एक्स एक फंक्शन है x-3/x-4। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है x-3/x-4 ए से बी तक। तो आपने 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू में से बताना है। तो 100% ये 1 1 और ऑन टू है। ये एक लीनियर फंक्शन है और मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया था आपको कि लीनियर फंक्शन ऑलवेज 1 1 होता है। तो इसको आप इस तरीके से करके भी देख सकते हो। f(x1) = f(x2) ले लिया, वैसे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ही कर देना था और ये आ जाएगा x2 - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा x1 x2 - 3x2 - 4x1 + 12, और इधर ले जाओगे तो x1 x2 - 3x1 + 4x2 - 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे आप सोल्व कर लेना, तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा हो जाता है 1 1। और ऑन टू की अगर मैं बात करती हूँ तो हम क्या लेते हैं कि a से b पर फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं कि y b को ऐसा बिलोंग कर रहा है कि y की प्री इमेज कोई एलिमेंट x है। अब आपने ये दिखाना है कि ये x इस a में होना चाहिए। ए आपको दे रखा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, तो इसको आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी थी। एफ एक्स की x-3/x-4 = y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा yx - 4। आपने यहाँ से x के लिए निकालना है, तो x × 1 - y, और ये इधर चला जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा, ये y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 4y आएगा, तो ये 3 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - 4y। तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 3, ये नीचे चला जाएगा ना, 3 - 4y / 1 - y, क्योंकि y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। मेरी बात सुन लो ध्यान से, y b को बिलोंग कर रहा है। b सेट आपका क्या है, b में सारे रियल नंबर्स हैं 1 को छोड़कर, और y ये रहा b को बिलोंग कर रहा है। तो y में y की वैल्यू जो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हमारी रियल आ जाएगी और ये वैल्यू a को बिलोंग करेगी और ये 4 के इक्वल भी नहीं होगी। आप करके देख लेना। ये देखो ना, अगर मैं इस वैल्यू को, मतलब ये सारी कंडीशंस को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता जा रहा है। ये रियल तो हो गया भाई, y b को बिलोंग कर रहा है, तो y 1 नहीं है, y 1 नहीं है, तो ये पूरा रिजल्ट रियल रहेगा। तो इसको बिलोंग कर गया a को, लेकिन a में जो एलिमेंट्स है वो 4 नहीं है। हमने मान लिया ये बाई चांस 4 है। अगर ये 4 है तो 3 1 के इक्वल आ गया, जो कि रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो ये x है ये 100% रियल है और 4 के इक्वल नहीं है। तो ये किसको बिलोंग कर गया, a को। तो y की जो प्री इमेज हमने x ली थी वो a को बिलोंग कर गई, तो b के हर एलिमेंट की इमेज a को बिलोंग कर गई। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, ऑन टू और 1 1 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब आप सोचोगे इतना लंबा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी लंबा नहीं था। अगर मेरे लेक्चर से आपने प्रिपरेशन की है तो मैंने बताया था क्लियर कट कि जो लीनियर फंक्शंस होते हैं वो 1 1 ऑन टू होते हैं। समझ में आई बात? तो आप वहाँ डायरेक्ट भी करके आ सकते थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं होना था। ये इसलिए बताया कि 2 मार्क्स के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाए, लॉजिक क्लियर हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2 + टेंजेंट इनवर्स √3। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सेट नंबर ए में दिया गया था, बस वहाँ पर वैल्यूज चेंज थी। cos इनवर्स -√3/2
प्लस टेंजेंट इनवर्स रूट 3, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 उसमें भी था तो जो 60 हो गया। इसको देखो अब आप, अगर हम कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 को थीटा रख लेते हैं तो कॉस थीटा आएगा माइनस रूट 3/2। साइन की वैल्यू रूट 3/2 होती है 60 पर, तो ये आएगा 60 पर नहीं भाई 30 पर, तो माइनस कोस π/6। और माइनस कोस π/6 को मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/6, क्योंकि इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 to π क्लोज इंटरवल होती है। तो ये वैल्यू जो थीटा की आने वाली है वो ये वैल्यू तो आने वाली 5 π/6, और ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सिंपल 60 डिग्री, तो π/3। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर लेना, 7 π/6 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड पे आ जाओ भाई, थर्ड भी बिल्कुल सिंपल है। ए आपको दे रखा है, देखो ना मेरी बात सुनो, ए आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये कह रहा है a + a' i के इक्वल हो, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो मैं डायरेक्ट a + a' ले रही हूँ। ए हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए डैश का मतलब कॉस अल्फ़ा, और ये साइन माइनस का साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, और ये रो इस कॉलम में बदल जाएगी, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो 1 0 0 1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें ऐड करो, 2 कोस अल्फ़ा, ये दोनों मिलके 0 0, 2 कोस अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, तो 2 कोस अल्फ़ा 1 आएगा, कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 पे, तो हमारा जो आंसर है वो π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी इंग्लिश में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना, ये वैल्यू है 0 2 -3, ये देखो सारा मैंने नोट कर दिया है, इसको सोल्व कर लो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, 0 इंटू देखो 0 माइनस माइनस प्लस का 16 -2 ये कॉलम, और ये रो गई तो 0, और ये आ गया बेटा माइनस का 12, और प्लस ये वाली वैल्यू ले लो -3, और ये रो और कॉलम गया तो +8 -0 ये आ गया। 16 को 0 से करोगे 0, प्लस माइनस प्लस प्लस 24, 3 8 जा 24, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ये बहुत ही आसान सा था। फिफ्थ पे आ जाओ, ए सेट का पैटर्न भी बिल्कुल यही था। फिफ्थ की मैं इंग्लिश स्टेटमेंट निकालती हूँ। सेट ए में भी कॉन्टिन्यूटी का ही क्वेश्चन हमें दिया गया था। एफ एक्स एक फंक्शन है कि x + 1 x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड कोस x x इज ग्रेटर देन पाई, और पाई पे कॉन्टिन्यूस है। क्या बता रखा है, मैंने हिंट भी दे रखा था, एक बार यहाँ पाई रखो, एक बार यहाँ पाई, ये लेफ्ट लिमिट ये राइट लिमिट दोनों को इक्वल कर दो। बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है, दोनों तरफ ध्यान देंगे। मैं यहाँ पाई रखूँगी और यहाँ पाई, तो के कुछ भी नहीं लिखना था आपने, कुछ भी। कोस पाई -1 होता है, इस 1 को उधर ले जाओ तो -1 -1 -2, और के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, जो कि आपका, अरे दिखा नहीं आपको, एक मिनट फिर से देखो भाई, के पाई, सुन रहे हो मेरी बात, देखो यहाँ पाई रखा, के पाई +1 इज इक्वल टू ये आ गया कॉस पाई होता है -1, इस +1 को उधर ले गए तो -2 हो गया, के को यहीं रखा, पाई को इधर ले गए, ये हमारा सी ऑप्शन आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ है हिंदी स्टेटमेंट, ये इंग्लिश में सेम आपका सेट ए में था। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का मतलब dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, जब r 3 है। सेट ए में सर्कल रेडियस उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रखा था भाई, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज आपने बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, रेट ऑफ चेंज का मतलब पेरीमीटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू 2π dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7, तो 2π इंटू 0.7 को 2 से करो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसमें कहीं r की गुंजाइश होती तो हम वहाँ r के प्लेस पर 3 रख देते, लेकिन नहीं है, तो अब हमारा आंसर ये आएगा, जो कि इन तीनों में से कोई नहीं है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, अब चलते हैं सेवंथ पर। बहुत देखो 1 मार्क के तो मैं नहीं कहूँगी कि मुश्किल हैं, हो सकता है रिपीटेड ना हो, मैंने इनको टैली भी नहीं किया है प्रीवियस ईयर से। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, कर्व है x² + y² इज इक्वल टू 25। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, x² + y² इज इक्वल टू 25। स्लोप ऑफ टेंजेंट बार बार मैंने आपको बताया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन होती है dy/dx, और इस पॉइंट पे आपने निकालनी है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, ये हो गया
2y डैश इज इक्वल टू -2x, y डैश इज इक्वल टू -x/y। ये आ गया स्लोप। इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दो, x की जगह रख दो 5 cos थीटा, y की जगह रख दो साइन प्लस माइनस कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा dy/dx, यानी कि ये क्या आ जाएगा स्लोप। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी ऑप्शन है माइनस कोटेंजेंट थीटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी बिल्कुल वर्बल है। 1 - sin x / cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी है। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, सेपरेट कर दो। 1 के नीचे भी cos स्क्वायर ले आओ और साइन के नीचे जो cos स्क्वायर आएगा उसको 2 पार्ट्स में कर दो। 1/cos स्क्वायर हो गया सीकेंट, sin/cos हो गया टेंजेंट, 1/cos हो गया सीकेंट x। दोनों की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है। सीकेंट स्क्वायर की होती है टेंजेंट x और सीकेंट x टेंजेंट x की होती है सीकेंट x, और प्लस सी चूज करो कौन सा ऑप्शन है, टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9th पे आ जाओ। बिल्कुल भी देखो मैं मुश्किल नहीं कहूँगी, 1 मार्क के क्वेश्चंस तो अभी तक तो, और पैटर्न ए और बी में बिल्कुल सेम चल रहा है। इंटीग्रेट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ, लॉन्ग जो क्वेश्चन थे सेट ए में वो थोड़े लेंथी थे, कैलकुलेशंस उनकी लंबी थी, तो वहाँ आपका नुकसान हो सकता है, थोड़ा भी टाइम ज़्यादा लगा हो। अब यहाँ u इंटू वी से आपका चलेगा, बाय पार्ट्स चलेगा, तो आई लेट ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट एज इट इज सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन और भाई सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन और पूरे की इंटीग्रेशन मैंने अच्छे से कर दिया है। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, ये फिर सीकेंट स्क्वायर आएगा, इसकी भी हो जाएगी टेंजेंट एक्स प्लस में सी। नहीं, डबल करना था, 1 मिनट भाई। ये जो सीकेंट स्क्वायर है ना, इसकी तो हो जाएगी टेंजेंट, और इसके बाहर एक और इंटीग्रेशन का साइन है तो वो और करेंगे, तो ये हो गया एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स की फिर करोगे तो माइनस log cos एक्स होती है, या प्लस का log सीकेंट, प्लस का log सीकेंट लोगे तो ये माइनस का आएगा। मैं ले रही हूँ इंटीग्रेशन माइनस का log cos एक्स, तो ये प्लस का होके log cos एक्स प्लस सी। इसके लिए कोई चॉइस गिवन नहीं थी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लो इसके नीचे ये 11 है, ठीक है, पीछे हिंदी में स्टेटमेंट थी। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन चारों में से कौन सी फैमिली है जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट क्या है इसमें? ए की कांस्टेंट है ए, तो ए की बार डिफरेंशिएशन करनी है, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a x की 1। काटा पीटी कुछ भी नहीं करनी है आपने, ये नहीं है 2 से 4 को कट कर देना, नहीं, हमें तो कांस्टेंट हटाना है। मेरा कांस्टेंट 4a भी हो सकता है, तो 4a की वैल्यू ये आ गई, और इस वैल्यू को इसमें वापस रख दो वाई स्क्वेयर। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना, तो इस 4a की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख दो 2y डैश इंटू एक्स, और इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वेयर माइनस 2y डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। वाई स्क्वेयर माइनस ये रही वाई, देख लो इधर वाई स्क्वेयर और मेरा भी देख लो, दोनों तरफ ध्यान देना, वाई स्क्वेयर माइनस 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। 11th पे आ जाओ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू 1 + y²। दूर से ही दिखाई दे रहा है वेरिएबल्स सेपरेबल हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1 + y²। मैंने पढ़ाया जब मैंने ये भी बताया था कि आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पे ही ध्यान देना, ना हो तो होमोजीनियस भी है वैसे तो ये आपकी इक्वेशन। होमोजीनियस हम क्यों करेंगे भाई 1 नंबर में, या फिर लीनियर हो, तो होमोजीनियस तो लंबा पड़ेगा, उसकी बजाय ये डायरेक्ट होने लग रहा है। तुम ये देखो, इस 1 + y² को तो यहाँ ले आओ, और dx को भी उधर ले जाओ और इसको भी, ठीक है, या सिस्टमेटिक करके दिखा देती हूँ मैं। 1 + y² dy और dx को यहाँ ले जाओ, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो लेफ्ट में तो हो गया 1/1 + y² dy, राइट में हो गया 1/1 + x² dx। समझ गए ना? ये वैल्यू इधर आई तो नीचे चली गई, और dx ऊपर, ये नीचे, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। 1/1 + y² की होती है टेंजेंट इनवर्स y, इसकी होती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। ऑप्शन चेक कर लो, ये रहा टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। ये है ऑप्शन नंबर सी। 12th पे आ जाओ।
ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है बी की और यूनियन की, आपने ए बाई बी की निकालनी है। ए बाई बी के लिए हमें चाहिए पहले इंटरसेक्शन, तो पहले इंटरसेक्शन निकाल दो और फिर ए बाई बी निकाल दो। इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं। ये देखो स्टेटमेंट आपको विजिबल है, ये रही। और यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। ए की प्रोबेबिलिटी है देख लो 7/13, 9/13, 12/13, 9/13 माइनस 12/13, तीनों में 13 है, 9 और 7 16 में से 12 गए, 4/13। अब करना क्या है, ए बाई बी आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 4/13 और भाई बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 9/13, 13 से 13 कट के कितना आ गया, 4/9। अब आ जाओ 13th पे। देखो दोनों पेपर्स के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स। ये अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ जाता है। तो 10 बार सिक्का उछाला और 6 बार हेड आए, और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है और ना आने की भी 1/2 है। तो बाइनोमियल वो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कि x = r की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है NCR क्यू की पावर n माइनस आर पी की आर। ठीक है, r की जगह हमने 6 लेना है। भाई 6 बार हेड आए तो 10C6 1/2, क्यू 1/2 है, क्यू 1/2 है, तो 10 में 6 गए 4 और 1/2 की 6, 10C6 1/2 की पावर 10। समझ में आई बात। भाई इसको सॉल्व करो, कर देना ना, तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो। 14th देखो भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन। बहुत सिंपल, क्वाइन को 2 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस बनेगा HH, HT, TH और TT। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स, यानी जितनी बार हेड आए उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब जब सिक्का 2 बार उछाला जा रहा है तो हेड या तो 1 बार भी नहीं आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा। इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो। 1 बार भी हेड नहीं आ रहा तो टेल आ रहा है 1/4, 1 बार हेड आ रहा है तो 2 केस बनेंगे 2/4, 2 बार हेड आ रहा है तो 1/4। इसकी पहचान क्या होती है, हम सबको पता है कि इनका सम 1 आता है। तो आपने तो केवल ये बना के आना था पेपर में। अब आ जाओ 15th पे, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये भी मैं यहीं कर देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको वेक्टर गिवन है a 2i + 3j - 6k, मैं निकाल रही हूँ इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 36 और 49 हो गया, 7 आ गया। अगर किसी वेक्टर को यूनिट में बदलना हो तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये तो आपके सामने वेक्टर रहा, ये इसका मैग्नीट्यूड रहा, तो ये बन जाएगा 2i + 3j - 6k/7। ऑप्शन चूज कर लो, 2i + 3j - 6k/7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और बेटा ये हमारा सेक्शन ए का 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। भाई ये लाइन्स का मतलब ये लाइन -3 1 और -3 से पास कर रही है, और 3 2 4 इसके डायरेक्शन रेशियो। ये लाइन -1 -2 + 4 से पास कर रही है, 2 3 -3 इनके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो लाइन्स के बीच का एंगल मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल। तो इसमें से जो हमारा B1 आएगा, आपको याद होगा ना, जिन पॉइंट से लाइन पास करती थी, लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है R = A + λB। A पॉइंट वो है जिसे लाइन पास करती है और B उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो पहली लाइन है तो B1, तो B1 हो गया 3i + 2j + 4k, 3i + 2j + 4k। और दूसरी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की बात करूं तो 2i + 3j - 3k, 2i + 3j - 3k। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ये थीटा उनके बीच का एंगल है। तो हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2 बाय mod ऑफ B1 mod ऑफ B2 और पूरे का मैग्नीट्यूड। तो B1 डॉट B2 कर दो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 4 तिये 12। ध्यान देना जरा,
नीचे आएगा b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का, लेकिन उससे पहले ऊपर देखो 12 में से 12 गई तो 0 आ गया, और कोस थीटा नीचे से कुछ भी आओ, नीचे 0 तो आना नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 0 आएगा नहीं, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो 0 बाय नॉन 0 करोगे तो 0, कोस थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये आपका था कंप्लीट सेक्शन ए। अब हम सोल्व करेंगे सेक्शन नंबर बी। अब ये सेक्शन बी का है 17th क्वेश्चन। सेट ए में भी यही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन थोड़ा वहाँ पर इजी वे कर दिया था। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स क्यूब बाय इज टू पावर 1/3, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। देखो भाई, अब एफ इनवर्स एक्स निकालने का एक तरीका क्या बताया था मैंने, कि यहाँ से एक एलिमेंट वाई लेना है, इसके इक्वल रखना है और एक्स के लिए सॉल्व कर देना है। देखो क्या रिजल्ट होता था कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स होता है एफ इनवर्स वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल देते हैं तो वो y का इन्वर्स आ जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने मान लिया y r को बिलोंग कर रहा है, r का मतलब y को डोमेन को इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि f ऑफ x y के इक्वल है। सुनना मेरी बात ध्यान से, यानी कि 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 y के इक्वल है। ये 1/3 हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब। वाई क्यूब को तो इधर ले आओ और एक्स क्यूब को उधर ले जाओ, जमा का हो गया। अब ये क्यूब हटाना है तो दोनों तरफ 1/3 1/3 पावर लगा दो। जब यहाँ 1/3 पावर लगाओगे तो केवल एक्स बच जाएगा, और ये एक्स हमारा और कुछ नहीं होता बल्कि एफ इनवर्स वाई होता है। अब ये y का इन्वर्स है तो x का इन्वर्स क्या हो जाएगा, y की जगह x लगा दो, ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स ये इटसेल्फ हो जाएगा। एक तरीका तो था ये करने का, और एक तरीका इसका कॉम्पोजिशन का। एक रिजल्ट हमने किया हुआ है सेकंड चैप्टर में कि अगर f के लिए कोई फंक्शन g ऐसा मिल जाए कि एफ ओ जी आइडेंटिटी वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो ये जो g है ये f का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ b आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मतलब आइडेंटिटी हो जाए तो मैं एफ ओ एफ निकाल दूँ, ये वैसे ये ठीक है, गलत नहीं है जो मैंने अभी बताया है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड नहीं फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा। अब एफ ओ एफ निकाल दो आप। एफ ओ एफ का मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ इस एफ एक्स की वैल्यू ये है 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और अब f की वैल्यू इस पे फिर से निकालनी है। भाई देखो ये एफ एक्स है आपका, ये एफ एक्स। अगर मुझे यहाँ 5 पे वैल्यू निकालनी होती तो मैं यहाँ 5 रखती, 10 पे निकालनी होती 10 रखती, 25 पे निकालनी होती 25, 100 पे, मतलब जो भी मुझे जेड पे निकालनी तो मैं यहाँ जेड रख देती, क्यू पे निकालनी तो मैं एक्स की जगह क्यू। तो अब पूरे एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू है, तो इस एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, इस एक्स की जगह पे। तो 8 बाहर रहेगा और x की पावर 3 है ना, उसकी जगह ये पूरी वैल्यू रखोगे 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3, और इस पूरी के बाहर 1/3। अब सुनो ध्यान से, इस ब्रैकेट को देखना, इस पूरी देखो, इस छोटी ब्रैकेट पे तो पूरी पे 1/3 है और उस पर भी 3 है तो 3 से 3 कट गया ना, और ये क्या बचा 8 माइनस, ये सारी पावर ख़त्म हो गई, ये बन गया 8 माइनस एक्स क्यूब, और बाहर क्या चल रहा था 1/3। ब्रैकेट खोलोगे ना 8 से 8 कटेगा, घटा घटा जमा, ये बनेगा एक्स क्यूब की पावर 1/3 और ये केवल एक्स आ जाएगा। एफ की एफ से कंपोजिशन की तो एक्स की इमेज एक्स आ गई, यानी कि एफ की एफ से जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी है, तो एफ का इन्वर्स एफ ही हो जाएगा। ठीक है भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका ए सेट में था। 18th क्वेश्चन है, शो दैट टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन पाई। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, न्यूमरेटर को भी cos से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है ये। ऊपर cos से डिवाइड करोगे 1 बनेगा, इसको cos से करोगे टेंजेंट x बनेगा, ये 1 बनेगा और ये टेंजेंट x। ये जो अंदर है आइडेंटिटी पहचान पा रहे हो इसको, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स, बाहर तो आ गया टेंजेंट इनवर्स, और ये आइडेंटिटी होती है टेंजेंट π/4 माइनस एक्स की,
और इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट है कि टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो इसको यूज करते हुए टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट हटा देंगे और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी निकालना है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट अपनी टैली भी कर सकते हो। इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका 2/3 है। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को -1 से करेंगे, -2 + 0, ये तो सबको आता ही होगा, और 6 - 6। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लो, तो भाई ये बन गया 3 + 0, फिर 1 को इससे करेंगे -1 + 0, और ये करेंगे तो केवल 3 आएगा। 3 को 3 से करो 9 - 1, ये बनेगा -3 + 0, ये बनेगा 9 + 2। जस्ट सॉल्व इट। 9 3 8 -2 -1 -3 0 3 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 20th पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट है, हमने सॉल्व करना है, पहले इसको राइट कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट है बेटा, और इसको ना 1 + a² + b² + c² के इक्वल दिखाना, तो आंसर तो इसने खुद ही दे दिया। अब कॉलम वाइज जोड़ोगे तो a है, लेकिन जब मैं रो वाइज जोड़ती हूँ तो a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है। तो अगर मैं r1 + r2 + r3 कर दूँ, ध्यान देना, तो जो पहली रो है वो बन जाएगी 1 + a², तो ऑलरेडी b² और c² भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ये ले लो 1 + a² + b² + c² और 1 + a² + b² + c²। सेकेंड रो को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़, और भाई थर्ड रो भी हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। पहली रो में से 1 + a² + b² + c² को कॉमन ले लो, और अंदर वाला डिटर्मिनेंट अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 b² c², 1 + b² c² और 1 b² 1 + c²। जब भी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट आता है तो मैंने बता रखा है इनको आपस में घटा लिया करो। तो या तो r2 - r1 कर दो और r3 - r1 कर दो। हाँ, थोड़ा सा हम कम करके तभी एक्सपेंड करेंगे। r2 - r1 और फिर कर दो r3 - r1, तो बाहर तो बेटा ये रह जाएगा, ये डेल्टा बोलते हैं इसको, बाहर रह गया 1 + a² + b² + c², 1 b² c²। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 + b² में से b² 1 और c² से c² कैंसिल, r3 में से r1 तो ये इधर जाएगा 0, b² से b² कैंसिल हो गया 0, और यहाँ बचेगा 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, चाहे तो फर्स्ट रो से कर दो चाहे सेकंड कॉलम से कर दो। मैं r1 से एक्सपेंड कर रही हूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो इसका आंसर ना 1 आना चाहिए अंदर डिटर्मिनेंट का, तभी मेरा जो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पहली रो पहला ही लेना है बस 1, ये कॉलम गया ये रो, तो ये 1 ही आएगा, बाकी तो 0 आएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि उसने पूछा था कि प्रूव करो कि ये डिटर्मिनेंट इस वैल्यू के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट log x इज टू पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ राइट कर दिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बेस में भी आपका वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ, ध्यान देना थोड़ा सा, log x की पावर cos x। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, log m की पावर n लेते हैं तो वो क्या होता है, n आगे आ जाता है log m, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर है ये आगे आ जाएगी, लेफ्ट में चलेगा log y, cos x आगे आ जाएगा cos x, और ये पूरा इकट्ठा आ जाएगा log ऑफ log x। इसको कर दो भाई डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा 1/y dy/dx फर्स्ट फंक्शन यानी cos x एज इट इज। इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/log x, और log x की एक बार फिर करेंगे, और अब log ऑफ log x एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से इस y को उठा के राइट में ले जाओ, क्योंकि 2 ही नंबर का है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और ये बन जाएगा cos x बाय x log x और प्लस माइनस माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। अब यहाँ y की वैल्यू क्या है,
log x की पावर cos x, उसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा log x इज टू पावर cos x और cos x बाय x log x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। y है सीकेंट इनवर्स 1/2x² माइनस 1, x की वैल्यू 0 to 1/√2 के बीच में dy/dx निकालना है। इसको सीधा dy/dx के लिए सॉल्व मत करने लग जाना, पहले इसको हमने सारा ओपन करना है, सॉल्व करना है इनवर्स फंक्शन यूज करते हुए। तो मैं यहाँ x की जगह पुट कर देती हूँ cos थीटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो 2x² माइनस 1 है वो बन जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, और ये हमारा फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा का, 11th क्लास में आ जाता है, चेक कर लेना। तो ये जो रिजल्ट है पुट करने के बाद ये बनेगा सीकेंट इनवर्स 1 ये वैल्यू, ये मैंने डायरेक्ट कर दी किसके बराबर है, cos 2 थीटा के। बाय में cos है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट इनवर्स सीकेंट x के इक्वल होता है, तो y केवल 2 थीटा रह जाएगा। और थीटा की वैल्यू जब तुम यहाँ से निकालोगे तो थीटा कोस उधर जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स x। यानी कि ये पूरा फंक्शन शॉर्ट में बदल गया 2 cos इनवर्स x। इसको अब कर दो डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा -2/1 माइनस x² का अंडर रूट। कोस इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट होती है -1/1 माइनस x² का अंडर रूट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक ध्यान रखनी थी। 23rd इंटीग्रेशन का है sin x/1 प्लस cos x dx। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, sin x/1 प्लस cos x dx। भाई 1 प्लस cos x को z पुट कर दो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस sin x dx dz हो गया, माइनस को राइट में ले जाओ तो ये हो गया माइनस dz। यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो भाई sin x dx हो गया माइनस dz, नीचे हो गया z, यानी ये बन गया -1/z dz। और इंटीग्रेशन खोलोगे तो ये बन जाएगी माइनस लॉग ऑफ मोड z जमा c, माइनस लॉग ऑफ z की जगह क्या रखोगे 1 प्लस cos x जमा c। ऐसे भी छोड़ सकते हो, इस माइनस को यहाँ ले जाओ तो 1 प्लस cos x की पावर -1 हो जाएगी, जिसे आप नीचे लाके ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों के दोनों आंसर ठीक है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। 0 to 5 √x/√x प्लस 5 माइनस x अंडर रूट dx। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बार बार कराया था रिवीजन वीडियोज़ में, और मैंने बोला भी था कि बहुत आसान है, आता भी है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई कर दो। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस एक्स रख दो। तो यहाँ देखो, यहाँ रखना 5 माइनस एक्स। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ देखो मेरी फिंगर है जो 5 माइनस एक्स की जगह रखो 5 माइनस एक्स, 5 से 5 कट के केवल x आ जाएगा, ये बन गई 2। इन दोनों को ऐड करो तो दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं करने जा रही हूँ 1 + 2, तो लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है। तो न्यूमरेटर को जब तुम लिखोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, कट के कितना आ जाएगा 0 to 5 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन कर दो, लेफ्ट में 2i है, 1 की इंटीग्रेशन x है 0 से 5 तक, 5 माइनस 0 यानी 5, i को यहीं रहने दो, 2 को इधर ले जाओ तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। और दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हमारे रह जाते हैं इस सेक्शन के। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x²। भाई सेट ए में भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, कई बच्चे कह रहे हैं कि मुश्किल है, ये है वो है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं। इसको कंपेयर करो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से। तो y का जो कोफिशिएंट है वो 1/x है, तो p तो आ जाएगा 1/x, क्यू होता है राइट साइड वाला x²। अब तुम निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है।
तो ई पी की वैल्यू है भैया 1/x। 1/x की इंटीग्रेशन होती है बेटा log x। ई से log कट के जो x है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y के साथ ये आ जाएगा x, और यहाँ क्यू कितना है, ये रहा एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x dx जमा सी, ये x क्यूब बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दो x/4, x⁴/4 प्लस सी, तो ये बन जाएगा xy माइनस x⁴/4 इज इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लो, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2 मार्क्स का है तो यहीं छोड़ देंगे। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी का। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ये दे रखा है, 0 पे 0.16 है, 1 और 2 के लिए ये है, 3 और 4 के लिए ये है, अदरवाइज ये है। तो के की वैल्यू निकालो भाई। के की वैल्यू क्या कहते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। देखो ज़रा ध्यान से भाई, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो कौन सा, ही 26वां है भाई, वो 1 होता है। यानी कि 0 की प्रोबेबिलिटी जमा 1 की प्रोबेबिलिटी जमा भाई 2 नंबर का थोड़ा ढंग से तो करके आओगे, 3 की प्रोबेबिलिटी जमा 4 की प्रोबेबिलिटी, और उससे भी आगे की मान लो भाई x>5 है, तो उन सभी का जोड़ कितना होगा, 1 होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, 0 पे प्रोबेबिलिटी है 0.16, 1 के लिए इसमें 1 रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा के, 2 के लिए इसी में 2 रखना पड़ेगा तो ये हो गया 2k, 3 के लिए यहाँ 3 रखोगे, देखो x की जगह 3 रखो, 5 में से 3 गए 2, तो ये हो गया 2k, यहाँ 4 रखो तो 5 में से 4 गया 1k, और प्लस बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 के, और 1 माइनस 0.16, 1 में से इसको घटाओ, 10 में 6 के 4, ये आ गया 0.84। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0.84/6, 0.6 कम 6 6 चौक 24, ये आ गई k की वैल्यू। और अभी आपने निकालनी है कि जब x 2 से ग्रेटर है, ठीक है, जब x 2 से ग्रेटर है, देखो 2 से ग्रेटर है तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमारी आ जाएंगी, ठीक है, तो ये सारी आ जाएंगी, तो बाकी तो 0 हैं, तो केवल ये बचेंगी 3 की और 4 की। भाई मेरी बात सुनो ना, 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 4 की आ जाएगी, और जब x 4 से 5 या 5 से बड़ा है तो वो आ जाएगी। 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन रही थी, यहाँ रखा था 3 2k, और 4 की बन रही थी k, ये बन रही थी 2k, ये बन रही थी k, और ये बन गई 0, तो ये हो गई 3k। k की वैल्यू मेरे पास है 0.14, 14 थी 42, तो ये आपका 0.42 आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी के लिए। अब सॉल्व करेंगे बेटा इसी पेपर का सेक्शन नंबर सी, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द इक्वेशन टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ एक रिजल्ट लगेगा, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी, आइडेंटिटी। तो यहाँ लगा दो लेफ्ट साइड में ये आइडेंटिटी, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वेयर। इस टेंजेंट को इधर ले आओ इस तरफ, तो ये इनवर्स का टेंजेंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वेयर, इसको राइट में ले आओ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर देते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24, 49 का 7 हो जाएगा ये अंडर रूट, ठीक है भाई। माइनस 5 प्लस माइनस 7/12 माइनस 5 प्लस 7/12, एक बार माइनस का साइन ले लो,
7 में से 5 गए 2, 2/12 करोगे तो ये तो आएगी वैल्यू 1/6 और -12 और ये करोगे तो ये आएगी -1। अब एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है ये तभी एप्लीकेबल होती है जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से लेस हो, तभी एप्लीकेबल होती है जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से लेस हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर रफ में करते हैं इस काम को। जब x की वैल्यू 1/6 है तो पहला एंगल है 2x, दूसरा है 3x। समझ रहे हो मेरी बात को? a का मतलब है 2x, यहाँ 1/6 रखोगे तो a 1/3 आएगा। b का मतलब है 3x, यहाँ x की जगह 1/6 1/2, तो a और b की जो प्रोडक्ट आएगी वो 1 से लेस आएगी, यानी हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे केस पे आ जाओ, जब x की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू आएगी -2 और b की आएगी -3, और जो ए बी की प्रोडक्ट है 6 वो 1 से ग्रेटर आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर सूट, देखो भाई अब दिख रहा होगा आपको, ये वैल्यू यहाँ पर सूट नहीं करेगी। तो x इज नॉट इक्वल टू -1, तो केवल और केवल एक आंसर हमारा आएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 28, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल -4 to 2। पहला केस रोल्स थ्योरम का क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मैं डिटेल नहीं लिखूंगी, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो ये क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2 में कॉन्टिन्यूस होगा, ये बात आपने लिखनी थी। दूसरी बात, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x + 2 आ रहा है जो कि -4 से लेकर 2 तक के इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है, तो फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, डेरिवेबल हो गया। और तीसरी चीज़ हम क्या चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे -4 पे और 2 पे सेम आनी चाहिए। तो -4 पे बनने जा रही है 16, -8 -8 यानी 0, और भैया 2 पे बनने जा रही है 4 + 4 -8 यानी 0। तो भाई -4 पे और 2 पे भी वैल्यू इक्वल आ गई। रोल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या कहता है कि f' (0) होगा। तो f' क्या है, 2x + 2, x की जगह c रख के 0 रखो, c की वैल्यू निकालो -1। ये वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए जो कि ऑलरेडी कर रही है, तो इसका मतलब हमारी जो रोल्स की थ्योरम है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाती है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा डिफरेंट था, मैं मान सकती हूँ। ये एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन ना उसमें है मिसलिनियस में, और वहीं से उठा के इसने न्यूमेरिकल बना दिया। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 3 फ्रॉम द पैराबोला x² = y। ये तो आपका पैराबोला है और जो आपको पॉइंट गिवन है वो 0, 3 है। x² वाला जो पैराबोला होता है वो y के सिमेट्रिक होता है, कुछ इस तरह का पैराबोला है। और 0, 3 कहीं कोई पॉइंट होगा, मान लो x 0 है और y 3 है, तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये इसकी इस पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस हमने निकालनी है। ठीक है, तो मान लो इस पॉइंट का नाम तो a है, लेट a इज दिस। अब ये तो a हो गया, और पैराबोला पे कोई जनरल पॉइंट b ले लो xy। हमने मान लिया b कोई जनरल पॉइंट है पैराबोला पर xy, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ए बी, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगी, x - 0² + y - 3² का √ इसका मैं कर देती हूँ होल स्क्वेयर। ठीक है, तो उसको मैंने d नाम दे दिया, तो ये बनेगा x² + y² + 9 - 6y। सुन लो मेरी बात ध्यान से भाई, हमें a पॉइंट था 0,3, b पॉइंट मैंने पैराबोला पर ले लिया, उनके बीच की मैंने डिस्टेंस निकाली। पैराबोला से x² = y है, तो ये x² की जगह मैंने यहाँ y रख देना है, y + y² - 9 - 6y। क्यों? क्योंकि x² किसके इक्वल है, y के। ये पॉइंट पैराबोला पे है तो ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो x² की जगह y आ गया। तो जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच हमने मिनिमम करनी है वो ये बन गई y² -6 + 1 -5y + 9। अब आपके पास ये एक तरह से फंक्शन बन गया जिसको मिनिमाइज आपने करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2y - 5, सेकंड डेरिवेटिव भी लगे हाथ निकाल लो, 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ूँ,
भाई फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, सेकंड ये आ गया। अब हम क्या करते थे, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते थे। तो 2y माइनस 5 को जीरो करा तो y की वैल्यू 5/2 आ गई। उस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में रखते थे। सेकंड डेरिवेटिव में रखने की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो जिस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो मिनिमम होता है। तो इसका मतलब है d इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू 5/2। भाई जब y की वैल्यू 5/2 है तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम आएगी। अब वो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ निकाल दो, आपको x भी नहीं निकालना, आप x वैक्स के चक्कर में मत पड़ना, सीधा यहाँ आ जाओ। जो डिस्टेंस है वो क्या है, y² माइनस 5y प्लस 9। कब मिनिमम आ रही है, जब y 5/2 है। तो -5 × 5/2 प्लस 9, बस इसको उठा के सॉल्व कर दो। 20 क्वेश्चन वही था, मतलब तरीका वही था, थोड़ा सा लॉजिक बस यहाँ अलग आ गया था। 25 2 दूनी 4 और ये 50 और 9 4 जा 36 और 25 हो गया 61 माइनस 50/4, यानी 11/4 इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड द पैराबोला। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ना 13.3 का लास्ट एग्जाम्पल की तरह है बिल्कुल, और मैंने इस पर फोकस भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो झूठ की 1/5 हो जाएगी। ए क्वाइन इज टॉस्ड, क्वाइन उछाला गया। ए यानी इस आदमी ने रिपोर्ट दी दैट अ हेड अपीयर्स, कि भाई हेड आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज हेड एक्चुअली, भाई वास्तव में हेड आ रहा था। भाई दो बातें हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस किया तो दो बातें होंगी, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। E1 का मतलब हो गया हेड अपीयर्स, और E2 का मतलब हो गया हेड नहीं आ रहा। हेड नहीं आ रहा तो टेल आ रही है, तो E1 की और E2 की दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ये तो हमारा हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब उसने क्या कहा, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, इसको ए मानते थे हम इवेंट। अब जो ए लेटर है, देखो बेस थ्योरम में E1 E2 और ए का यूज होता है। अब ये ए लेटर तो इसने यहाँ खुद यूज कर लिया, तो इसको कोई और नाम दे दो, एस नाम दे दो, कि लेट एस बी द इवेंट दैट ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। भाई ए नाम का आदमी कह रहा है कि हेड आया। अब दो बातें होंगी, E1 इवेंट अक्कर हुआ, भाई वास्तव में हेड आया, और ए ने कहा कि हेड आया है। A/E1 निकालते थे बेस थ्योरम में, तो वही बात हो गई। मैं भाई डिटेल नहीं लिखूंगी अब मैं, कि भाई वास्तव में हेड आया और उसने कहा कि हेड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए स्पीक्स ट्रुथ। उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी इसने बुक वाले ने बताई है 4/, पेपर वाले ने कहा है 4/5 है। और ऐसा हुआ हेड नहीं आया भैया, टेल आया, लेकिन वो बंदा फिर भी बोला कि हेड आया है, तो इसका मतलब ए इज टेलिंग लाई, ए झूठ बोल रहा है। ए झूठ बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। अब करना क्या था कि फाइंड द, उसने कहा कि हेड आया है और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड एक्चुअल में आया था। समझ में आ गई बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमें एक्चुअल में हेड आया था E1, और उसने भी कहा कि हेड आया, तो E1/S हमने अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है बेस थ्योरम से, जो कि हम E1/A निकालते थे। ए को मैंने S से बदल दिया है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। E1 S/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 S/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 S/E2। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। अब वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू 1/2 है और ये 4/5 है। 1/2 × 4/5 और 1/2 × 1/5, कहीं भी कट मत करना। ये ऊपर बनेगा 4/10, 4/10 प्लस 1/, नीचे बनेगा 5/10, ऊपर 4/10, 10 से 10 कट के 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये है बेटा 31st क्वेश्चन सेक्शन सी का लास्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेज ए, बी एंड सी। तीनों वर्टिसेज मैंने लिख दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके टैली भी कर सकते हो।
ये तीनों वर्टिसेज हैं, इनसे एक इमेजिनरी सा ट्रायंगल यहाँ ऐसे बना लेते हैं ABC। ट्रायंगल का एरिया के लिए आपको वेक्टर्स यूज़ करना है। हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स वेक्टर AB और वेक्टर AC से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होता है वो AB क्रॉस AC के मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। तो अब इसको आप एग्जाम में जब करके आओगे ना तो आप अच्छे से करके आओगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ A I प्लस J प्लस 2K, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ B, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब आप निकालोगे AB, तो AB क्या होगा, B के पोजीशन वेक्टर में से A को माइनस करना है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 में से 1 गया 1 I प्लस 2J प्लस 3K, और AC तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4I, नहीं J, 4J प्लस 3K आ गया। इनकी निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, AB क्रॉस AC, ये हो गया IJK। इसके कंपोनेंट ले लो भाई 1 2 3 0 4 3, सोल्व कर लो। I इंटू 6 माइनस 12 माइनस 6, ये गया यहाँ से 3 माइनस 0 यानी 3, और भाई K इंटू 4 माइनस 0 यानी 4, ये हो गया बेटा जी -6I माइनस 3J प्लस 4K। इसका ले दो साथ के साथ मैग्नीट्यूड 36, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 36 और 16 52 और 9 हो गया भाई 61। कैलकुलेशन देख लेना, बाई चांस 1% वो हो तो एरिया जो मैंने क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ, तो जो एरिया आ जाएगा वो √61/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपका था कंप्लीट सेक्शन C। अब आपका रह जाता है सेक्शन D, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, थोड़ा भी बेनिफिशियल लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करके चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।